नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूजी की क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 3 सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित है, अर्थात जो श्रोडिंगर समीकरण होती है उसके सरल हल जो है इससे संबंधित ये यूनिट है। इस यूनिट में सर्वप्रथम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और स्थायी अवस्था हल के बारे में बताया गया है। काल अनाश्रित अर्थात टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और स्थायी अवस्था हल स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जो आपके m द्रव्यमान का कण गति करता है और जिसका संवेग p होता है और जिस विभव क्षेत्र में वो गति कर रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा यदि VRT है तो हमें पता है कि इस कण की गति निम्न श्रोडिंगर इक्वेशन के हल के द्वारा समझाया जा सकता है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम हमने याद की है या याद करने का जो सबसे सही तरीका है H psi RT इक्वल टू E psi RT। H यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, हैमिल्टनी संकारक, और E यहाँ पर आइगन मान होता है। और इसे हम अगर एक्सपेंड फॉर्म में देखें जहाँ हैमिल्टनी संकारक और आइगन संकारक के मान को रखा जाए तो इस समीकरण बन जाती है -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m del 2 प्लस VRT ब्रैकेट बंद psi RT इक्वल टू आयोटा h क्रॉस del psi अपॉन del t RT। ये समीकरण कहलाती है काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखना है, कई भौतिक निकायों में जो विभव क्षेत्र है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। अब आपके ध्यान में ये आ रहा हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो सिर्फ आपके स्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ हम विभव क्षेत्र ले रहे हैं और विभव क्षेत्र जो होता है वो R और T दोनों का फलन होता है, परंतु हम सिर्फ इस प्रकार के विभव क्षेत्र ले रहे हैं जहां जो आपके विभव V है अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा V है जो सिर्फ R का फलन है। ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन R और T पे निर्भर कर रही है उसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अर्थात अलग अलग वेरिएबल के रूप में, अर्थात यदि हम चाहें कि श्रोडिंगर समीकरण को हम काल अनाश्रित फॉर्म में लिख लें वो संभव नहीं हो सकता है। अर्थात VRT यदि VR का फलन है, सिर्फ स्थिति का फलन है, उस स्थिति में हम psi RT को psi R और phi t के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात psi RT का फलन है कैपिटल psi और स्मॉल psi सिर्फ R का स्थिति का फलन है और phi समय का t का फलन है। अगले स्टेप में हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में रखने पर यह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होती है। psi RT के स्थान पे psi R phi t हमने रख दिया। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि phi t का फलन है और ये जो ब्रैकेट टर्म है वो R का फलन है, अर्थात phi t इस पर डिपेंड नहीं करता, phi t को इसमें बाहर ले सकते हैं। इसी प्रकार से दाईं तरफ psi R जो है t पे डिपेंड नहीं करता, psi R को बाहर ले सकते हैं। इस प्रकार से इस समीकरण को हमने अरेंज किया। उपरोक्त समीकरण में हम अब psi R और phi t का भाग दें। इसका भाग देने के पश्चात ये समीकरण हमारे पास में इस प्रकार से आ गया, 1 अपॉन psi R माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m del 2 psi प्लस VR psi R। अर्थात अंदर ब्रैकेट में सिर्फ R पे डिपेंड टर्म है और यहाँ पे भी R पे डिपेंड है। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन phi t आयोटा h क्रॉस डेल्टा phi t अपॉन डेल्टा t। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो R का फलन है, बायां पक्ष जो है, बाईं समीकरण जो है वो सिर्फ R का फलन है, स्थिति का फलन है, दाईं समीकरण जो है वो सिर्फ T का फलन है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं F फंक्शन ऑफ R एंड राइट साइड को लिख सकते हैं Q फंक्शन ऑफ T। बट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ऐसे कैसे हुआ? अगर मैं R बदलूंगा तो बायां भाग बदल जाएगा, अगर मैं T बदलूंगा तो दायां भाग बदल जाएगा।
ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है कि जब दोनों किसी स्थिरांक के बराबर हो, अर्थात r अगर हम बदलते हैं तो कुल मान नहीं बदलना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम t में बदलाव करते हैं तो कुल मान के मान में अर्थात दाएं भाग के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये दोनों किसी न किसी दोनों का मान किसी स्थिरांक के बराबर होगा, तभी ऐसा संभव है। और ये जो हम नियतांक लेंगे, नियतांक जिसके बराबर ये मान होना चाहिए, ये नियतांक यदि हम ध्यान से देखें तो ये नियतांक की जो विमा होगी वो ऊर्जा की विमा होगी, क्योंकि यहाँ देखिए वी आर साई आर, तो दाईं तरफ भी जो आएगा फलन जो आएगा वो ऊर्जा अर्थात v की यूनिट ऊर्जा की यूनिट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम नियतांक को E मानते हैं। क्या मानते हैं हम इस नियतांक को? इस नियतांक को हम कुल ऊर्जा जो है, आगे हम देखेंगे कि ये जो मान है E जो है यहाँ कुल ऊर्जा का मान आता है और आइगन मान आइगन वैल्यूज के रूप में हम इससे आगे निकालें। ठीक है, अब समीकरण जो है 1/phi t इक्वल आयोटा h क्रॉस डेल फाई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू ई। पहली जो दायां भाग है वो e के बराबर है, बायां भाग 1/psi r ब्रैकेट माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 psi r प्लस वी आर psi r ब्रैकेट 1 इक्वल टू दोनों e के बराबर। अब जो समीकरण 5 है इसको अगर हम देखें, जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी आर ब्रैकेट 1 psi r इक्वल टू ई psi r। ये समीकरण सिर्फ r का फलन है, इसे काल अनाश्रित, चूंकि ये समय पे निर्भर नहीं कर रही है इसलिए समीकरण कहलाती है काल अनाश्रित और श्रोडिंगर समीकरण ही है। यदि इसे हम ध्यान से देखें, इस समीकरण में समीकरण 5 में और समीकरण 1 में सिर्फ अंतर इतना है कि जो साई और v है वो RT का फलन है एक में और वहां सिर्फ r का फलन है, जैसा कि हम चाह रहे थे कि इससे हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण में बदलें। यह समीकरण परमाणुीय आणविक ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी अधिकांश समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हम एटॉमिक और सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम श्रोडिंगर समीकरण से हल कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रैकेट में राशि है वो हैमिल्टनी संकर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। H जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर जो p स्क्वायर अपॉन 2m होती है, और Vr जो पोटेंशियल एनर्जी होती है p कैप स्क्वायर। यहाँ कैप का मतलब होता है p कैरेट, p कैरेट जो राशि होती है वो ऑपरेटर होता है, p का ऑपरेटर अपॉन 2m, और p का ऑपरेटर हमें पता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल के बराबर होता है। और इस प्रकार से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H कैप इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी आर के बराबर आता है। हैमिल्टनी संकारक जो होता है वो कण की कुल ऊर्जा के संगत संकारक है, अर्थात जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल की जो कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी होती है उसके संगत अर्थात उससे रिलेटेड संकारक होता है। इस प्रकार से हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को लिख सकते हैं। जैसा हमने काल आश्रित को लिखा था वैसे ही ये H साई r इक्वल टू ई साई r। यह एक आइगन मान समीकरण है जहां E आइगन मान कहलाता है और साई r यहाँ पर आइगन फलन कहलाता है। और यहाँ पर जो काल अनाश्रित समीकरण में नियतांक E है, ये क्या होता है? कण की कुल ऊर्जा। ये क्या कहलाती है? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कण की कुल ऊर्जा, जिसे आइगन मान कहा जाता है। और किसका आइगन मान? आइगन फलन साई r के संबंधित, अर्थात करस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन साई r, साई r से संबंधित आइगन मान। P आइगन मान है, साई r आइगन फलन है और H यहाँ पर ऑपरेटर। अब हम जो मुख्य बिंदु है जिसे हम सीखना चाह रहे हैं, स्थायी अवस्था हल।
स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस, स्थायी अवस्था हल क्या होती हैं? जब स्थितिज ऊर्जा V समय पर निर्भर नहीं करती, जब स्थितिज ऊर्जा V समय पर निर्भर नहीं करती है, जैसा हमने पहले किया है इस कंसेप्ट को क्लियर, और उससे हमने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण निकाली है, तब कण की गति को व्यक्त करने वाले पूर्ण तरंग फलन का समय पर निर्भर भाग समीकरण 4 की पालना करता है। अर्थात जो समय वाली समीकरण हमने अलग की है वो इस पर डिपेंड करती है। इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, डेल्टा फाई टी अपॉन फाई टी इक्वल टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच, अगर हम दोनों तरफ इसको ले लें और अब इसका समाकलन कर दें तो फाई टी इक्वल टू ए रेज टू माइनस आयोटा अपॉन एच कोस ई टी के बराबर है, माइनस आयोटा एच कोस ई टी आएगा। अब यहाँ हमें कांस्टेंट देखना है, जहाँ नियतांक a जो है समय t पर फाई का मान है, t बराबर 0 पे ये पार्ट शून्य हो जाता तो फाई 0 इक्वल टू a के बराबर आता। इसका उपयोग करने से हमारा जो हल था समीकरण 2 में उपयोग करें तो जो पूर्ण तरंग फलन है कण या निकाय, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कण लेते हैं या निकाय लेते हैं उसके लिए जो पूर्ण तरंग फलन होता है साई आर टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू साई आर, अर्थात जो हमने आर का फलन निकाला और जो टी का निकाला, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल जो है वो इसके बराबर आता है। सामान्यतः सुविधा के लिए नियतांक ए के विषय में अज्ञानता को साई आर के प्रशमनीकरण के लिए आवश्यक नियतांक में समावेशित कर दिया जाता है। जो हमारे पास में नियतांक ए है इसको हम साई आर में इंक्लूड कर लेते हैं, और साई आर में इंक्लूड करने से, चूंकि साई आर में और कोई नियतांक तो है नहीं, परंतु साई आर का जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो प्रशमनीकरण नियतांक आता है, अर्थात इसकी अज्ञानता जो है वो प्रशमनीकरण नियतांक में समावेशित हो जाती है, और जब हम साई आर के लिए प्रशमनीकरण नियतांक निकालेंगे तो वो जो है ए का मान की अज्ञानता उसमें अपने आप समाहित हो जाती है। अर्थात हमारे पास में जो हल आता है साई आर टी इक्वल टू साई आर ई रेज टू माइनस ई टी अपॉन एच, ये हल हमारे पास में इस प्रकार से आता है। उपरोक्त तरंग फलन के संगत अवस्थाओं स्टेट्स के लिए जो हमारे पास में अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम स्टेट्स कहते हैं इंग्लिश में, के लिए प्रायिकता घनत्व यदि हम निकालना चाहें तो प्रायिकता घनत्व हमें पता होता है कि जो आपके तरंग फलन होता है, कॉम्प्लेक्स फलन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात पी आर टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साई आर टी स्क्वायर इक्वल टू साई स्टार आर टी साई आर टी। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम साई आर टी का मान ऊपर देखें इक्वेशन नंबर 10 में, तो साई आर टी बराबर होता है साई आर ई रेज टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच। इसको यदि हम यहाँ रखें तो साई स्टार आर डी इक्वल टू हो जाता है साई स्टार आर ई रेज टू प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और साई आर बराबर हो जाता है साई आर ई रेज टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। यदि हम इससे दोनों को यहाँ रखेंगे इसमें, तो ये तो साई स्टार साई आर तो यहाँ से आ जाएगा, और सेकेंड टर्म में एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, दोनों मिलकर यहाँ पर 1 हो जाती है, अर्थात ये जो टाइम वाली टर्म है वो यहाँ 1 हो जाती है। और इस प्रकार से हम पी आर टी इक्वल टू साई आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर साई आर स्क्वायर को पी आर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपके प्रायिकता के संबंधित जो आपके पास में टर्म आई है, प्रायिकता से संबंधित जो टर्म है पी आर टी इक्वल टू वो पी आर के बराबर आती है, अर्थात स्थिति प्रायिकता घनत्व पी समय पे निर्भर नहीं। स्थिति प्रायिकता घनत्व पी जो है पी आर टी जो है वो सिर्फ पी आर का फलन है, वो समय पे निर्भर नहीं होता है। ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं कहते हैं।
जैसे आपके पास में जो कोई कण या पिंड है, कोई पार्टिकल बॉडी है, वो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पार्टिकल और बॉडी। उसी प्रकार से ऐसी अवस्थाएं जो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात स्थिर रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तथा इसके संगत जो तरंग फलन साई है, जो श्रोडिंगर समीकरण की स्थायी हल है, स्थायी अवस्था हल है, और स्थायी अवस्थाओं के लिए सदैव साई आर टी बराबर साई आर ई रेज टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस होता है। और यहां हमने देखा कि E इक्वल टू एच, यहाँ आपके पास में ये जो H है टोटल एनर्जी है, परंतु ये हैमिल्टोनियन नहीं है। ये इसका मान जो होता है, विमा का मान बराबर होता है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि E बराबर H बराबर आयोटा H क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। यहाँ देखिए H साई इक्वल टू E साई। इसी प्रकार से पहली समीकरण में भी क्या था, ये भी एच साई आर टी इक्वल टू ई साई आर टी। अर्थात इस समीकरण से हम समझ सकते हैं कि H की यूनिट और E की यूनिट समान होती है, अर्थात ये दोनों समान हैं, दोनों ही कुल ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है जिससे आपके क्लियर हो जाए E बराबर H E कैप इक्वल टू H कैप इक्वल टू आयोटा H क्रॉस। परंतु आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को क्या लेके चलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपके यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, इस प्रकार से इसको लेके चलते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर, और ई को हमेशा अपन लेके चलते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती हैं, स्थायी अवस्था का हल क्या होते हैं, इसके बारे में हमने ये जानकारी पाई। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।